की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव हुए तो तस्वीर क्या हो सकती है वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए मध्य प्रदेश, यहां पर कुल 29 लोकसभा सीटें और अगर आज की तारीख में यहां लोकसभा चुनाव हुआ तो यहां पर बीजेपी को 28 से 29 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 0 से 1। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहां पर तस्वीर वही है जो 2019 में थी। वहीं अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो बीजेपी का वोट प्रतिशत यहां 57% रह सकता है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत यहां 38% रह सकता है, जबकि अदर्स का वोट प्रतिशत 5 रह सकता है अगर आज की तारीख में ये चुनाव कराए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश की स्थिति हम बता रहे हैं। इसके बाद तुरंत आपकी स्क्रीन पर आएगा छत्तीसगढ़ का आंकड़ा। तो देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्या आज की तारीख में चुनाव होने पर स्थिति दिखेगी वो भी जान लीजिए। टोटल सीट यहां पर 11 है, बीजेपी को 11 सीट मिलती यहां नजर आ रही है, कांग्रेस को 0 और अदर्स के खाते में भी 0। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो नए भारत का नतीजा क्या होगा छत्तीसगढ़ में। 11 सीटें पूरी 11 की 11 बीजेपी के खाते में और जब हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 51% यहां पर नजर आ रहा है, कांग्रेस का 44%, वहीं अदर्स के खाते में यह फीसदी 5 तक जा सकती है। जल्दी से राजस्थान का भी आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। अगर आज की तारीख में यहां पर लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी की यहां बल्ले बल्ले 24 से 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि आरएलपी को 1 सीट। हालांकि यहां पर भी अगर आप देखें तो 2019 के समान ये मामला नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को वहां पर पिछली बार 1 लोकसभा सीट मिली थी, बीजेपी ने 24 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। यहां अदर्स के खाते में 0 सीट जा रही है, यानी कि बीजेपी के लिए यहां भी स्थिति अच्छी है। वोट प्रतिशत देख लीजिए, आज की तारीख में अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी को कितना वोट मिल सकता है। बीजेपी को लगभग 52% वोट यहां पर मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 38%, आरएलपी को यानी कि हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी को 4% और अदर्स के खाते में 6% वोट यहां पर जा सकते हैं। जल्दी से तेलंगाना की भी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तेलंगाना में कुल सीट है लोकसभा की 17 और आज की तारीख में अगर यहां पर चुनाव होते हैं लोकसभा के तो एनडीए को यहां 3 से 5 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में 8 से 10 सीटें जा सकती है, बीआरएस को 3 से 5 सीट, अदर्स के खाते में 1 सीट जा सकती है। वोट प्रतिशत भी जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। वोट प्रतिशत एनडीए को 23% मिल सकता है, कांग्रेस को उससे कहीं ज्यादा 39%, बीआरएस के खाते में 30%, अदर्स के खाते में 8% वोट यहां पर जा सकता है। तो ये हम दिल्ली का भी हाल बताएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त आपको बताते हैं कि किस तरीके से आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं। और प्रत्युष हम ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि जो सितंबर में हमने एक पूरा सर्वे कराया था, सितंबर से दिसंबर तक में तस्वीर कितनी बदली। देखिए 3 महीनों के दौरान हमने सितंबर में एक सर्वे कराया था, उस सर्वे में जो अनुमान निकल करके सामने आया था और दिसंबर में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जो हमने सर्वे कराया उसमें लगभग 12% का फर्क नजर आ रहा है, जो कि एनडीए के खाते में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। 12% के हिसाब से आप निकाल लीजिए कि कितनी सीटों का फायदा एनडीए को हो सकता है। लेकिन सवाल कुल मिलाकर यही है, क्या ये टेम्पो, क्या ये माहौल, ये बीजेपी एनडीए इसको बरकरार रख पाएगी। मैं पॉलिटिकल मेहमानों का रुख करूं उससे पहले रामकृपाल सर, क्या आपको लग रहा है कि ये 3 राज्यों के नतीजों का इतना बड़ा असर है? मोदी की गारंटी ये आजकल हर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं की जुबान पर है, उसका असर है। क्या है ये जो 10 से 12% का वोट स्विंग हम देख रहे हैं जो कि आज की तारीख में चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में जा सकता है? देखिए ये निश्चित रूप से बीजेपी की जो नीतियां रही हैं, मैं मोदी की नीतियां तो नहीं कहूँगा, मैं इसको पार्टी की नीतियां ही कहूँगा, लेकिन बीजेपी की लीडर मोदी जी की लीडरशिप में बीजेपी की जो नीतियां रही हैं वो 2014 से जो लोगों ने भरोसा किया था वो एक कंटिन्यूएशन में रही हैं, उसमें एक तारतम्यता है। और ये जो नतीजे आए हैं विधानसभाओं के इस बात को साबित करते हैं कि अगर कोई भी सरकार की लीडरशिप बेदाग है, ईमानदार है और उस जनता को अगर ये लग रहा है कि ये ज़मीन पर इसने अच्छा किया है और आगे अच्छा करेगा,
एक भरोसा जिसको कहते हैं ना, कि अगर भरोसा हो गया कि ये बेदाग है, अगर कहीं से कोई कमी रह जाती है तो भी ये आदमी इसके इलविल नहीं रहा होगा, कोई मन में किसी तरह का, मतलब ये राष्ट्र हित में, जनता के हित में ही फैसला किया होगा। हो सकता है कि वो ठीक ना हो पाया हो। तो ये जो भरोसा अगर आप देखेंगे तो 2014 से लेकर के आज 2023 तक लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई है। और जो आंकड़े अभी आप दिखा रहे थे, इसमें रिमार्केबल चीज़ एक देखिए कि जो अमित शाह कह रहे थे कि हमारा विक्ट्री का जो परसेंटेज है वोट, वो 50% से ऊपर, हमारा 50% लक्ष्य है। आप तीनों राज्यों में देखिएगा तो 50% से ऊपर जाता दिख रहा है। तो मुझे तो आपके आंकड़े बिल्कुल सही लग रहे हैं, उसी दिशा में लग रहे हैं। अब रही बात यह है कि राजनीति में कुछ क्या हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। तो रामकृपाल जी, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर लोगों के मन में ये बैठ गया है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं। अगर हम इन चुनावों की, विधानसभा चुनावों की बात करें और बीजेपी ने जिस तरीके से सूपड़ा साफ किया और मोदी की गारंटी की बात यहाँ होने लगी, तो क्या मोदी की गारंटी राष्ट्रहित की गारंटी से जोड़कर देखी जा रही है? नहीं, देखिए सीधी बात, जनता जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि ये हिंदुत्व का मामला है, फलाना मामला है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप दक्षिण पंथ हो या वाम, हमसे इससे वो नहीं है, लेकिन आप जिस विचारधारा को लेके चले हैं वो ईमानदारी से उस पर आज आप खड़े हैं या दुविधा में हैं। तो कम से कम एक ही पार्टी है जो जनसंघ के समय से बिल्कुल स्पष्ट है कि वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, आप उसको कह लीजिए, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए वो आगे बढ़ रही है। मैं बार बार कहता हूं कि सन 1962 में ये जनसंघ का नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। यानी कहना यह है कि कल्चरल इशूज़ और इकोनॉमिक इशूज़ को बहुत सेपरेट करके नहीं देखना चाहिए। चाहे वो राष्ट्रवादी पार्टी हो, अल्टीमेटली वो जनमानस का भला करने के लिए ही वो राजनीति में आई हुई है। तो जिसको, पहली बात तो यह है कि वो अपनी आइडियोलॉजी पर कायम है। दूसरी बात, माओ से तुंग भी कहते थे कि एन आइडियोलॉजी मस्ट बी नेशनलाइज्ड। इवन लेफ्ट का, कम्युनिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि विचारधारा को जब तक राष्ट्रवाद की चाशनी में आप नहीं करेंगे तब तक आप कोई काडर खड़ा नहीं कर सकते हैं राष्ट्रभक्ति। तो ये जो चीज रही है, ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ हैं। बस एक आखिरी वाक्य कहूंगा, जो पहला आपका सवाल था, मोदी की मजबूती का एक और कारण है, दूर दूर तक मोदी का कोई विकल्प नहीं दिखता। ओनली बिमल की तरह नंबर 1 ओनली बिमल, नंबर 10 तक ओनली मोदी ही दिखाई पड़ रहा है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है प्रेम जी, तो क्या इतने समय में विपक्ष कोई विकल्प तैयार नहीं कर पाया? मैं चेहरों की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इस पर जब भी हम सवाल करते हैं विपक्ष से, वो कहता है कि हमें चेहरों की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक नहीं अनगिनत चेहरे हैं, वो चुनावी नतीजों के बाद जब हमारे हक में आएगा तो हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो एक क्लियर कट विकल्प की बात होती है कि इस सरकार में ये खामियां हैं, इससे बेहतर विकल्प हमारे पास है। आप इतनी बार रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सब कुछ आपने उठा लिया, कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं लोगों से? देखिए, ये सर्वे एक ऐसे समय में आया जबकि विधानसभाओं के सारे चुनाव परिणाम आ चुके और अब सिर्फ लोकसभा का चुनाव आना है। तो निश्चित रूप से अब सर्वे की का भी इम्पोर्टेंस है और जनमत किस तरीके से रुख बदलने वाला है उसका भी इम्पोर्टेंस है। हम पिछले लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो ऐसे 224 सीटें लोकसभा की होती हैं बीजेपी के पास, जिसमें उनको 50% से ज़्यादा वोट मिले और उनमें वो तीनों स्टेट्स शामिल हैं जिसका सर्वे अभी अभी आपने दिखाया, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और इसमें 65 में 61 सीटें बीजेपी के पास है, अभी भी है। और प्रतिशत में देखें, आप कंपेयर कीजिए, राजस्थान में पिछली बार 57% वोट मिले थे बीजेपी को, इस अभी जो आप सर्वे दिखा रहे हैं उसमें उससे कम दिख रहा है। मध्य प्रदेश का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या पिछले बार जो वोट्स परसेंट थे उससे बीजेपी को अब भी ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो ज़्यादा दिख रहा है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज
पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अभी जो आपने सर्वे में दिखाया है वो ज्यादा दिख रहा है। और इस हिसाब से देखें तो मुकाबला रोचक होने वाला है, क्योंकि जी। ये वो स्टेट्स हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अधिकतम और मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर आपने के जो कहा ना सामने कि अब इन राज्यों में, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर देखना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर कितना पिछले है। लोकसभा के मुकाबले। हाँ, लोकसभा के, विधानसभा की बात कर लें तो बहुत ज्यादा का नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ है वोट शेयर इन विधानसभा चुनाव में। जी जी, तो विधानसभा में कांग्रेस ने पहले से थोड़ा बेटर पोजीशन हाँ, किया है, थोड़ा हाँ, सा बेहतर किया है हाँ, प्रतिशत वोट में। तो जी। हम इसको इस रूप में एनालाइज करते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समीकरण बनने बाकी हैं, गठबंधन बनने बाकी हैं, नैरेटिव सेट होने बाकी हैं। तो ये तुरंत जो आपने तत्काल बताया है नब्स, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो अनुमान है ये बदल भी सकता है आने वाले 4 से 5 महीनों में, जब लोग लोकसभा के लिए वोट डालने के लिए जा रहे होंगे। मैं अंशुमान जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं धनंजय गिरी जी आपके पास आ रहा हूं। ये 3 राज्यों में जो बीजेपी को जीत मिली है उसका असर हमें दिख रहा है कि वोट शेयर में इजाफा हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि इन राज्यों में पिछली बार आप नहीं थे, इसके बावजूद भी आपकी लोकसभा सीटें यहां पर आई थी। तो यही बात कांग्रेस और विपक्ष भी कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग मुद्दों और चेहरों पर चुनाव होते हैं। तो ये कारनामा तो हम भी कर सकते हैं, भले सरकार बीजेपी की हो इन स्टेट में, लेकिन सीटें कांग्रेस की भी निकल सकती हैं। देखिए प्रत्युष जी, ऐसा है ना कि जब विधानसभा के चुनाव में हाँ। जो सबको विपक्ष ये कहता था कि क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मोदी जी के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। तो जो मोदी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है और मोदी जी के नाम पर इतना वोट मिल जाता है, तो जब पार्लियामेंट का चुनाव मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना है और मोदी जी का ही चेहरा है, मोदी जी ही वोट मांग रहे हैं, मोदी की ही मुल्क के मन में मोदी की मूर्त है, तो फिर वोट परसेंटेज तो ऑटोमेटिक जो प्रेम जी करें, मैं उनसे सहमत हूं कि आज जो आप डाटा दे रहे हैं इसे बढ़ेगा, इसे कई गुना आगे बढ़ेगा, सारे रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने 14 का रिकॉर्ड 19 में तोड़ा, 19 का